चलिए नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रहा हूं कि आज आपको जो पिछले 3 दिन की गतिविधियां हैं उससे संबंधित 3 बहुत महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा। हम लोग देख रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, उसकी राजधानी कीव के ऊपर वो अब लगभग कब्जा करने वाला है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस के राष्ट्रपति भी अपना देश छोड़कर जा चुके हैं और कई प्रकार की तबाही हुई है। तो इससे लोगों के बीच एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि आखिर ये किसकी गलती है, आखिर ये किसका फेलियर है। क्या रूस का ऐसा करना सही है? क्या बाकी जो देश हैं, जो विश्व की शक्तियां हैं, क्या वो सही समय पर अपना हस्तक्षेप कर पाई? तो इन्हीं प्रश्नों को अगर हम देखें तो हमको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पूरे विश्व का जो व्यवस्था है, पूरे विश्व की, उस व्यवस्था के लिए हमारी कुछ वैश्विक संस्थाएं उसको बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। ये घटना क्योंकि यूरोप में हुई है, इसलिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का भी रोल आता है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं। और तीसरा है नाटो। नाटो के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले आते हैं यूनाइटेड नेशंस पर। यूनाइटेड नेशंस क्या है? यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई 1945 में। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशंस क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, सभी देशों का, लगभग सभी देशों का एक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने का प्रयास करता है, मानवाधिकारों की रक्षा करता है, गरीबी मिटाने का प्रयास करता है, ये सब चीज़ें। तो जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कैसे हुई, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा अपने को। आप जानते हैं विश्व के इतिहास में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक, पहले विश्व युद्ध के बाद लोगों को लगा कि यही स्थिति फिर से मत आ जाए, इसलिए उन्होंने 1919 में बनाया लीग ऑफ नेशंस। ये लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया। तो इस लीग ऑफ नेशंस से अलग यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र बनाया गया 1945 में, क्योंकि 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। अब लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस में क्या अंतर था? तो लीग ऑफ नेशंस जो था वो सभी के लिए समान अधिकार की बात करता था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने इससे उलट, इससे थोड़ा सा अलग संरचना बनाई अपनी। यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ, इसने क्या किया? सभी देशों को अपने सदस्य बनाया जितने भी इच्छुक थे। कुल 60 जो थे इसके संस्थापक सदस्य थे और वर्तमान स्थिति में इसके टोटल 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य देश हैं। ठीक है। अब देखो, यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य हैं उसमें से 5 सदस्य जो हैं वो पावरफुल मेंबर्स हैं, उनको P5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P5। इसको आगे समझने का अपन प्रयास करेंगे। यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र, इसके 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, आम सभा और सुरक्षा परिषद। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, आम सभा या महासभा, जनरल असेंबली। ठीक है। और दूसरा है सुरक्षा परिषद। आम सभा या महासभा क्या होती है? जितने भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश हैं सभी को मिलाकर एक पार्लियामेंट जैसे बनती है हमारे देश में, संसद में। तो संसद जो है किससे बनती है? जितने भी सांसद हैं सबसे मिला के बनती है। लेकिन निर्णय लेने की शक्ति जो रहती है, वो निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहती है? मंत्रिमंडल के पास रहती है, जिसमें बहुत कम लिमिटेड पावरफुल मंत्री रहते हैं। ठीक वैसी यूनाइटेड नेशन की भी संरचना है। जो महासभा है उसमें पूरे 193 देश बैठेंगे और वो संसद के रूप में काम करती है। जब भी कोई बड़ा प्रस्ताव लाना है, उसको पारित करवाना है, तो आपको महासभा में उसको पारित कराना पड़ेगा। लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेना रहता है, युद्ध संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधी, किसी के पास सेना भेजना है, पीस कीपिंग फोर्स भेजना है, ऐसे निर्णय जब लेना रहता है तो उस समय कौन सी बॉडी काम करती है? यह है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसको युद्ध का, अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने के लिए कहीं पर भी सेना भेजने का अधिकार है और ये यूनाइटेड नेशन के किसी भी फैसले को पलट सकती है। इसमें कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य जो है वो परमानेंट मेंबर हैं, P5, और 10 सदस्य
हर साल रोटेशन में इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के कितने सदस्य हुए? 5 और 10 15। 5 जो है परमानेंट, कभी नहीं हटेंगे, और 10 जो है टेम्पररी चुनाव के माध्यम से। ये चुनाव कहाँ होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका चुनाव होता है। अब ये 5 सदस्य कौन कौन से हैं? तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ठीक है, उसका ब्रिटेन, उसका फ्रांस, उसके बाद रशिया और चाइना। फिर से रिपीट करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया अमेरिका से, अपना ये यूरोप से हो गया ब्रिटेन और फ्रांस, और इधर हो गया रूस और एक चीन। तो ये P5 है। क्या मतलब इनका क्या विशेषता है, इनके पास क्या ऐसे अलग अधिकार हैं? तो जो P5 देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र के किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी निर्णय को रोक सकते हैं। उनके पास रोकने की शक्ति रहती है। इसी रोकने की शक्ति को हम लोग बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं? वीटो पावर। तो किसी भी डिसीजन को रोकने की शक्ति या वीटो पावर किसके पास रहता है? केवल P5। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इनके पास वीटो पावर रहता है। ठीक है, और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं, ठीक है, इन नॉन परमानेंट मेंबर में अभी वर्तमान में भारत भी इसका सदस्य है, और भारत अभी वर्तमान में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी है। तो ये हो गया। इसके अलावा भी संयुक्त राष्ट्र के कुछ अंग होते हैं क्या? हाँ, कुल मिला के इसके 6 अंग होते हैं। एक हो गया आपका महासभा, दूसरा हो गया आपका सुरक्षा परिषद, तीसरा हो गया आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसको अपन बोलते हैं इकोसॉक, चौथा हो गया आपका सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट को बोलते हैं सचिवालय, पांचवा हो गया आपका न्यास परिषद, न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल, और छठवां हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें से जो 5 संगठन है उसका मुख्यालय तो आपका न्यूयॉर्क में है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? हेग। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है, तो नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। ठीक है, क्या क्या काम है बता देता हूँ। महासभा समझ गए आप, पार्लियामेंट के रूप में काम करती है। दूसरा सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में समझ गए, जब भी स्ट्रेटेजिक मुद्दों पे कुछ डिसीजन लेना होगा सिक्योरिटी काउंसिल आएगी। आर्थिक सामाजिक परिषद, इसके बारे में बस एक चीज़ बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसी के अंतर्गत यूनेस्को काम करता है। ठीक है, तो सामाजिक मुद्दों पे, आर्थिक मुद्दों पे, ठीक है, असमानता के मुद्दों पे, इस टाइप के मैटर में ये काम करता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को क्या काम करता है? ये सांस्कृतिक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने में, शिक्षा को बढ़ाने में, विज्ञान की प्रगति में, ये सब में काम करता है यूनेस्को। उसके बाद सचिवालय है, तो सचिवालय क्या, जैसा हमारा गवर्नमेंट का सचिवालय रहता है जहाँ पूरी फाइल बनती है, ये होती है ना, जहाँ से कंट्रोल होता है पूरा। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव। और यूनाइटेड नेशंस का भी प्रमुख कौन होता है? महासचिव। ठीक है, सचिवालय महासचिव के अंतर्गत काम करता है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई भी 2 देश जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं अपने बीच के मुद्दों को लेकर के ये आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं। तो आईसीजे में जब 2 देश जाते हैं तो उनमें आईसीजे के द्वारा उन दोनों के बीच जो विवाद है उसमें जो फैसला दिया जाता है, वो क्या फैसला दोनों देशों के लिए बाइंडिंग होता है? नहीं होता। ऐसा फैसला दोनों देशों के लिए बाइंडिंग नहीं होता। देखो, सुरक्षा परिषद है जो प्रस्ताव पारित किया, मान लो, क्या वो निर्णय सदस्य देशों के लिए बाइंडिंग होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, महासभा के द्वारा पारित प्रस्ताव क्या किसी सदस्य देश के लिए बाइंडिंग होता है? उसको मानना जरूरी है क्या? तो इसमें दोनों का आंसर जो अलग अलग आएगा आपका। महासभा का निर्णय कोई सदस्य देश डिनाई कर सकता है, जबकि वो 193 सदस्य देशों के द्वारा पारित किया गया निर्णय है। जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल जो पारित कर दिया वो फाइनल है, सदस्य देशों को उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर सैंक्शन होगा। सैंक्शन शब्द तो सुने होंगे ना, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी। सैंक्शन होगा, उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो, केवल 5 वीटो पावर वाले देश हैं। ये 5 देशों के पास इतना पावर और 193 देशों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के पास इतना कम पावर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके डिसीजन को मानना किसी के लिए ज़रूरी ही नहीं है। तो यही सब बातें हैं, यही अनबैलेंस है यूनाइटेड नेशन में, जिसके खिलाफ आवाज़ हमेशा से उठती थी कि भाई इतने कुछ देशों के पास पूरी शक्ति क्यों? तो उन विकसित देशों का तर्क रहता था कि भाई विश्व व्यवस्था को, वर्ल्ड ऑर्डर को अगर बनाए रखना है तो आपको कुछ देशों को पावरफुल बनाना पड़ेगा।
लेकिन रूस और यूक्रेन संकट को देखते हुए क्या हम लोग इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य नहीं हो गए हैं? क्या हमको नहीं लगता कि हमको इस कोर ग्रुप में और सदस्य देशों को लाना चाहिए जो पूरे दुनिया भर के इंटरेस्ट को अपने साथ रखते हैं, जिनका अलग अलग क्षेत्रों से जो रिप्रेजेंट करते हैं? क्या ये 5 देश जो पावरफुल हैं ये क्या मिलकर विश्व शांति को कायम रख पा रहे हैं? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे 1962 का इंडिया चाइना वार, इसमें यूनाइटेड नेशंस का गजब का रोल, ये इसको रोकने में पूरी तरीके से विफल हो गया। सीरिया में जो स्थिति है, लीबिया में जो स्थिति है, इराक में जो स्थिति है, आज पूरा विश्व क्या बन गया है? रूस और अमेरिका का वॉर थिएटर बन गया है। जो कल के दिन सीरिया, लीबिया, इराक था वही आज यूक्रेन है। आप यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन को बोलो, चाहे यूनाइटेड नेशंस को बोलो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स को बोलो, आप लगातार यूक्रेन को रूस के खिलाफ उकसाए जा रहे हो, चाहे नेटो को बोलो, आप लगातार यूक्रेन को रूस के खिलाफ उकसा रहे हो। लेकिन जब आज यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया कि हम मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरे देश इसमें आते तो निश्चित ही ये विश्व युद्ध की आशंका को और प्रबल कर देता, विश्व युद्ध इसमें होता। लेकिन फिर भी क्या ये सोचने लायक विषय नहीं है कि आप किसी देश की समस्या को इतना बढ़ने क्यों दे रहे हो अपने स्वार्थ में? तो विश्व की व्यवस्था जो है वो कुछ पावरफुल देशों के स्वार्थ से अभी संचालित हो रही है और इस घटना के बाद इसमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ बातें देखिए, जो सचिवालय का प्रमुख होता है वो होता है महासचिव, और महासचिव न केवल सचिवालय का बल्कि पूरी संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख भी होता है और उसका प्रमुख प्रवक्ता होता है, स्पोक्स पर्सन होता है। यूनाइटेड नेशंस के बदले कोई भी बात बोलना होगा तो कौन बोलेगा? महासचिव बोलेगा। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो 6 भाषाओं को यह आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, 3 हो गई आपकी कहाँ? यूरोप की। अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। एक हो गई रूसी, एक हो गई चीनी मतलब मंदारिन भाषा, और एक हो गई आपकी अरबी भाषा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी या मंदारिन और अरबी, ये 6 भाषाएं इसकी क्या है? राजभाषा है, आधिकारिक भाषा है। तो संयुक्त राष्ट्र के बाद अपन अगले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आते हैं EU, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? नाम से स्पष्ट है, यूरोप में बना एक संघ होगा, यूनियन होगा। यूरोपियन यूनियन ये भी विश्व युद्ध 2 के बाद, देखो आज का जो विश्व है ना वो पूरा विश्व युद्ध 2 के बाद जो हुआ एज इट इज़ आज का विश्व चल रहा है। आपको लगता है क्या आज ब्रिटेन इतना पावरफुल है कि उसको विश्व में जो महत्वपूर्ण निर्णय है, महत्वपूर्ण फैसले हैं उसको लेने का अधिकार दिया जाए? मुझे लगता है आज के डेट में इंडिया का ब्रिटेन से ज़्यादा महत्व है। भारत का प्रधानमंत्री क्या बोलता है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज। और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कई ऐसे देश हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन एक राजनीतिक और आर्थिक परिषद है। ये 1947 में इसकी स्टोरी जाती है। पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि से ECSC बनता है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो बनती है, इसके तहत पहली बार कुछ यूरोपीय देश साथ आते हैं और अपने कुछ आर्थिक हित को साझा करते हैं। उसके बाद 1957 में होती है रोम की संधि। रोम की संधि से क्या होता है? यूरोपीय आर्थिक परिषद बनता है, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल बनता है। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल बनता है, आर्थिक परिषद बनता है। 1993 मॉस्ट्रिच की संधि होती है, मॉस्ट्रिच ट्रीटी, और इससे यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में आता है। 1993 तो आपसे प्रश्न पूछेगा यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन कब अस्तित्व में आया? तो 1993 में। कौन सी संधि के तहत? तो मॉस्ट्रिच की संधि या मॉस्ट्रिच ट्रीटी। मॉस्ट्रिच का है, नीदरलैंड्स में है। 1999 में एक यूरोपियन यूनियन का आर्थिक संगठन बनता है, इसको बोलते हैं यूरोजोन। यूरोजोन एक बहुत ही परिपक्व अवधारणा है जहां पर कुछ देश अपनी करेंसी को भी शामिल करने का प्रयास कर लेते हैं। बोलते हैं एक जोन बनेगा और वो एक ही करेंसी से चलेगा। तो यूरोजोन की करेंसी क्या है? यूरो है। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। जबकि ब्रिटेन जो है वो यूरोजोन का पार्ट नहीं था। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? ब्रिटेन की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो कुल मिला के 19 देश जो है वो यूरोजोन का हिस्सा है और 27 देश जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। अगले में चलते हैं। अगली संस्था है नाटो। नाटो के बारे में पहले जान चुके हैं। 1949 में अमेरिका के प्रयास से
सोवियत संघ के आक्रमण से बचने के लिए पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के देशों के द्वारा एक संगठन बनाया गया जो कि एक सैन्य गठबंधन था। अब सैन्य गठबंधन का मतलब क्या होता है? मतलब हमारी दोस्ती ऐसी है कि किसी ने अगर तेरे ऊपर हमला किया तो मैं ऑटोमेटिक अपने ऊपर हमला मानूंगा। तो देखो, कुल मिला के 30 सदस्य देश हैं नाटो के। कितने हैं? 30 सदस्य देश हैं। और ये 30 सदस्य देश मानते हैं कि किसी एक के ऊपर हमला हुआ अगर, तो वो पूरे 30 के 30 के ऊपर हमला माना जाएगा और नाटो की जो सेना है वो उस देश के ऊपर आक्रमण कर देगी। ठीक है, यही नाटो जो है यहाँ पर झगड़े की जड़ बनता है, क्योंकि यूक्रेन प्रयास कर रहा था कि ये रूस से बचने के लिए, रूस से अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए नाटो की सदस्यता हासिल कर ले। और नाटो के देश भी इसको डिनाई नहीं कर रहे थे, वो भी इसको प्रोत्साहित कर रहे थे, रूस को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत मेजर रीज़न बना कि रूस ने डर के, क्योंकि यूक्रेन उसका सीधा पड़ोसी है, बाउंड्री लगती है यूक्रेन से रूस की, तो उसने सोचा कि अगर यहाँ नाटो की सेना आ गई तो 30 देशों की सेना उसके ठीक पड़ोस में आ जाएगी। तो कोई भी देश अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसी किसी संधि को स्वीकार नहीं कर सकता, खासकर रूस जिसको अपनी सैन्य शक्ति पर बहुत ज़्यादा दम्भ है। और रूस में भी जब ऐसा तानाशाह बैठा हुआ है, ऐसा नेता बैठा हुआ है जिसको अब जो अपने आप को ऑल पावरफुल मानता है, ठीक है, तो यह है कि रूस के आक्रमण का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो परिस्थितियां बनी उसमें और भी गुनहगार हैं, और भी विलन हैं। चलिए, तो आज के डिस्कशन का अंत मैं आपको छोटी सी कहानी सुना के करता हूँ। एक किताब है द एल्केमिस्ट, उसमें एक गडरिया रहता है, वो घूमते घूमते एक राजा के पास चले जाता है। वो बोलता है कि मुझे खजाने की खोज है। तो वो राजा बोलता है, यार मैं थोड़ी देर बिजी हूँ, बताऊँगा तुमको खजाना कहाँ मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक काम करो, मेरे महल को देख के आओ, मैंने बढ़िया डेकोरेशन किया हुआ है, सजाया है, सब देख के आओ, उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। और राजा ने जाने के पहले बोला, रुको, तुम एक चम्मच लो, और चम्मच में उसको तेल भर के दे दिया। बस ध्यान रखना ये तेल गिरना नहीं चाहिए, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। अब वो लड़का गया, पूरा महल घूम घाम के आया, वापस आया तो राजा पूछा, देखे मेरी नक्काशी, मेरे जो पेंटिंग अपने हाथ से बना के दीवार में टांगा है? तो बोला, सर मैं तो नहीं देख पाया। बोला, क्यों? और ये तेल बचाना था भाई, नहीं देख पाया। तो वापस आता है तो राजा उसको बोलता है, देख ये तो गलत बात है, तू इतना बढ़िया, अगर तू ये इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं देख पाया, महल को नहीं देख पाया, तो तू क्या खजाना खोजेगा, जा फिर से जा। फिर से उसको तेल देता है चम्मच में डाल के, फिर उसको बोलता है जाने। इस बार बड़ा खुशी खुशी लड़का वापस आता, बताता है, देखो आपने यहाँ ये बनवाया, यहाँ पेंटिंग बनवाई, वहाँ पर अप्सराओं की फ़ोटो बनी हुई, वहाँ पर ये रत्न जड़ित आपके एक जग रखा हुआ है। राजा बोलता है, तेल कहाँ है? तो तेल उसका जो है वो चम्मच से पूरा गिर जाता है। तब राजा बोलता है कि देख, अगर सुखी रहना है तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखो, आपको पूरी दुनिया की सुंदरता भी देखना है, लेकिन आपका जो चम्मच का तेल है वो भी आपके हाथ से नहीं गिरना चाहिए। पूरी दुनिया आज वैश्विक एकता, ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़ने के साथ साथ हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी हम उतने परिपक्व नहीं हैं कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर कर दें, अपने देश की सीमाओं को खुले छोड़ दें। हमको पूरे विश्व से बंधुता निभाने के साथ साथ अपने देश को भी मजबूत बनाना होगा, आर्थिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। धन्यवाद।